अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये जो सीरीज़ है ये हम लोग ग्रेड 9 के कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको कंप्यूटर साइंसेस के कंप्लीट करिकुलम जो है वो उसका गो थ्रू करवाएंगे और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे। बेसिकली ये जो कोर्स है ये हम नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 का जो लेटेस्ट एडिशन है उससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आप अगर यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो तमाम जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये सेकंड एडिशन सिक्स्थ इम्प्रेशन जो कि फरवरी 2026 में प्रिंट हुआ है उसके मुताबिक आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा हो। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल जो लेटेस्ट इस वक्त आपका जो कोर्स है फरवरी 2026 का जो एडिशन है उसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पुरानी जो वीडियोस हैं अगर वो आप देख रहे हैं तो उसमें से काफ़ी चीज़ें बीच में से मिस होंगी। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप फरवरी 2026 का जो करिकुलम है उसके मुताबिक जो है वो वीडियोस देख रहे हो और उसके वो पढ़ रहे हो। सबसे पहले हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है ये एजुपाथ पाकिस्तान के नाम से। आपसे गुज़ारिश है कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है आपको उसके बारे में नोटिफ़िकेशन मिले और आप वीडियो जो है वो उसको देख भी सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं आज कोर्स आउटलाइन से। ये आपका कोर्स आउटलाइन है जो कि आप थ्रू आउट द ईयर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी फर्दर आगे डिटेल्स देखते हैं। यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम्स है। कंप्यूटर सिस्टम्स का ये टॉपिक करने के बाद ये जो आपका चैप्टर है ये करने के बाद आप एक तो ये है कि ये डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकेंगे कि टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होती हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उसके जो आर्किटेक्चर हैं लाइक सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर्स आप इनके बारे में जानेंगे। दूसरा आप ये आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कर सकेंगे कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस तरह विंडोज़ हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गई, यूनिक्स हो गई, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि लो और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनके क्या-क्या यूजेस हैं। इसी चैप्टर में हम ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के काबिल भी हो जाएंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, बेसिक नेटवर्किंग सिस्टम्स क्या हैं और डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, डेटा के की कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रोटोकॉल्स और स्पीड वगैरह क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर सिस्टम्स होते क्या हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स आज हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी लाइफ के अंदर जितना भी हमारा काम करने का तरीका है, हमारी कम्युनिकेशन है, लर्निंग है, एंटरटेनमेंट है, वो सब के सब जो है उसको कंप्यूटर सिस्टम्स ड्राइव कर रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम ने पिछले कुछ अरसे में हमारी इन सारी की सारी जो इवेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को उनको बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज करके रख दिया है। आज से अगर आप 25-30 साल पहले देख लें, तो हमारा जो कम्युनिकेशन करने का तरीकाकार होता था, वो ज़्यादातर क्या होता था कि हम किसी को लेटर लिख लेते थे या फिर बिल्कुल अर्ली एजेस में हम किसी को ईमेल कर लेते थे और बस ये हमारा कम्युनिकेशन का तरीकाकार था या फिर टेलीफ़ोन पे किसी से बात कर ली, किसी को लेटर भेज दिया, ये सारा कुछ। बट आज अगर आप देखें तो आपका कम्युनिकेशन का तरीकाकार बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज आपसे हज़ारों मील दूर बैठे कोई आपके रिलेटिव किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए तो आप सिंपल एक क्लिक के ऊपर उनसे वीडियो कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप उनसे जो है वो ईमेल कर सकते हैं, आप उनसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक बेतहाशे आपके पास ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव के वो आपसे हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं। ठीक है? इसी तरीके से आपकी लर्निंग हो गई, अभी आप जो इस वक़्त कंप्यूटर पे बैठ के यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, ये लर्निंग प्रोसेस आज से पहले अगर आप देखते हैं 15-20 साल पीछे चले जाएँ, तो आपको इस तरह का लर्निंग प्रोसेस नहीं मिलता। उस वक़्त आपका ये लर्निंग प्रोसेस क्या होता था, आपके स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, लाइब्रेरी हो गई, जहाँ पे लड़ के आप
ये सारा प्रोसेस जो है उसको गो थ्रू कर सकते थे या आप लर्निंग का एक प्रोसेस है उसको चला सकते थे। इस तरीके से आप ये देखें कि कंप्यूटर सिस्टम्स ने आज के दौर में हमारी लाइफ में बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स लेकर आए। कंप्यूटर सिस्टम्स सिर्फ एक डिवाइस ही नहीं होते, बल्कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हमारे लिए वेरियस डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं जो टास्क हम इनको देते हैं। आजकल के मॉडर्न एज के अंदर आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम का जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इर्रिस्पेक्टिव कि आप कंप्यूटर सिस्टम के कोई एक स्टूडेंट हैं या फिर आप आईटी के एक प्रोफेशनल हैं। दोनों सूरतों में आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम का जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी एग्जांपल है कि अगर जस्ट लाइक व्हाट्सएप व्हाट्सएप एक बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम है। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता तो आप कम्युनिकेशन की दौड़ में बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाएँगे। और आप हो सकता है कि लोगों के साथ वैसे कम्युनिकेट ना कर सकें जैसे बाकी दुनिया करती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए व्हाट्सएप को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आजकल के दौर में आप ये देखेंगे कि आपको हर जगह व्हाट्सएप कॉलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली नज़र आती है। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना ही नहीं आता तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग कैसे करेंगे? इसलिए आज के दौर में जहाँ पर हमारे इर्द-गिर्द हर जगह आपको कंप्यूटर ही नज़र आएँगे, कंप्यूटर सिस्टम्स नज़र आएँगे, तो ऐसे टाइम में हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इर्रिस्पेक्टिव कि हम कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र हैं या नहीं हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये है कि आप मुख्तलिफ़ काम कंप्यूटर सिस्टम्स पे बड़े ईज़िली कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम्स आपको बिज़नेस में हेल्प करते हैं, आपके बिज़नेस जितने भी आप कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स आपकी हेल्प आउट करते हैं। आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट का कोई काम कर रहे हैं, तो उन सब में कंप्यूटर सिस्टम्स आज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी कंप्यूटर सिस्टम्स की है। इस वजह से आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर और सिस्टम दोनों मिला के एक पूरा इकोसिस्टम आपका बनता है, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है? अच्छा, कंप्यूटर की डेफिनेशन को मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड किया ताकि आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाए। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बिजली पे चलता है और ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है जिसकी बेसिस पे ही कंप्यूटर चलता है। It performs arithmetic and logical operations automatically. कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को खुद ब खुद परफॉर्म करता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट करता है। अरिथमेटिक क्या होगा? अरिथमेटिक में आपके जो बेसिक अरिथमेटिक के जो रूल्स हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, कंप्यूटर एक तो इनको परफॉर्म करता है, उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करता है। बट ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर खुद ब खुद ये काम कर रहा है, उसको कोई जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद वो सारी की सारी चीज़ खुद ब खुद परफ़ॉर्म करता है। थर्ड पार्ट है यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को कोई कमांड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। हम बीइंग अ यूज़र कंप्यूटर को कहते हैं कि 2 प्लस 2 करके बताओ कितना बन रहा है, ठीक है? तो ये जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है, ये हम कंप्यूटर को देते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऑटोमैटिकली ये चीज़ें परफॉर्म करता है। सो ये कंप्यूटर की एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनिशन है कि इट्स अ बेसिकली programmable electronic device which performs arithmetic and logical operations automatically using a set of instructions provided by the user. ओके, अभी हम ये देख लेते हैं कि अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या थी, ठीक है? जब कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुए थे, तो उससे पहले इंसान जब स्टोन एज की बात चल रही है कि जब इंसान गारों में रहा करते थे या उसके थोड़े अरसे बाद की बात है, तो उस टाइम पे इंसान काउंटिंग के लिए जिन टूल्स को इस्तेमाल करते थे, उनमें स्टिक्स होती थीं, लीव्स थे, स्टोन्स थे और
जानवरों की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स, उनका इस्तेमाल करते थे। बट जैसे-जैसे इंसान का दिमाग जो है वो तरक्की करता गया, इंसान का दिमाग खुलता गया, और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो नई-नई कंप्यूटिंग डिवाइस जो हैं वो डिवाइसेज़ इन्वेंट होनी शुरू हुई, ठीक है? अब ये कुछ अर्ली एज कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ हैं, जिनके बारे में हम ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या थीं और ये किसने इजाद की और ये कैसे हुई। सबसे पहले जो इंसान की अभी तक जितनी भी रजिस्टर्ड जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हिस्ट्री है, उसमें जो सबसे पहले कंप्यूटिंग डिवाइस थी, उसे एबेकस कहा जाता है, ठीक है? और आज भी आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनकी वन ऑफ द बेसिक्स इज़ एबेकस। एबेकस जो है, ये बेसिकली चाइनीज़ और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के अर्ली एजेस में लोगों ने इसे इन्वेंट किया था फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, और इसमें जो 2 बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एबेकस जो है, ये डिफरेंट बीड्स, ये जिस तरह से आप ब्लैक कलर के बीड्स देख रहे हैं, बीड्स और स्टिक रॉड्स के ऊपर ये मुश्तमिल होती थी, ये स्टिक रॉड हैं। इन स्टिक रॉड्स के अंदर इन बीड्स को डाला जाता था, और इन बीड्स का इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया करता होता था। उसके बाद नेपियर्स बोन इन्वेंट हुई। नेपियर बोन्स जो है, इसको जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, और ये डिवाइस जो है, इसके अंदर भी बोन्स का इस्तेमाल हुआ था। बेसिकली ये जो नंबर स्ट्रिप्स हैं, इनको, ये बोन की बनी हुई होती थी, और इनको इस्तेमाल करते हुए नेपियर बोन्स के थ्रू आप डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शामिल थी। अच्छा, ये जो डिवाइस है, ये सबसे पहले जो अरिथमेटिक लॉजिक्स के अंदर जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम इन्वेंट हुआ था, वो इसी डिवाइस के थ्रू इन्वेंट किया गया था। उसके बाद पास्कलीन आ गया। पास्कलीन जो है, इट्स बेसिकली मैकेनिकल कैलकुलेटर, और ये इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने 1642 में। ये जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसके अंदर गियर्स और व्हील्स का इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए, ये आप इसमें व्हील्स आप देख सकते हैं। इसका जो बॉक्स है, बेसिकली इसके अंदर व्हील्स हैं, और ये इसका गियर है, ठीक है? इसके अंदर गियर्स और व्हील्स का इस्तेमाल हुआ था, और ये जो व्हील्स है, इनको, ये जो वुडन बॉक्स है, इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता था। और ये पास्कलीन जो है, ये बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाती थी, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होती थी। उसके बाद लिबनिस व्हील आ गया। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसे इन्वेंट किया था गॉटफ्रीड विल्हेल्म लिबनिस ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट था, और ये इन्वेंशन हुई थी 1673 में। ये जो इसका ऑपरेटस है, जो ये जो मशीन है, इसके अंदर आपको व्हील्स नज़र आते थे। ये देखिए, ये डिफरेंट व्हील्स हैं। ये व्हील्स जो थे, ये इसमें यूज़ किए जाते थे, और इनके थ्रू जो है वो एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती थी। फिर डिफरेंस इंजन आ गया। ये एक स्ट्रीम पावर्ड बेसिकली कंप्यूटर का अर्ली स्ट्रीम पावर्ड मॉडल था। इसमें बेसिकली ये था कि इस मशीन को चलाने के लिए जो पानी की स्टीम होती है, जो भाप होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये मशीन चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी। चार्ल्स बेबेज जो थे, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने डिफरेंस इंजन को 1820s में इन्वेंट किया था। इस मशीन को यूज़ किया जाता था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैकेनिकली सॉल्व करने के लिए। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन जो है, ये चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन की एक इम्प्रूव्ड वर्जन था, इम्प्रूव्ड इसका डिज़ाइन था। ये आप कह सकते हैं कि इसको मज़ीद इनोवेट किया गया था, और एनालिटिकल इंजन जो है, ये 1830s में इन्वेंट किया गया था। अच्छा, ये जो मशीन है, ये कैपेबल थी कि इससे आप जनरल पर्पस कंप्यूटेशंस कर सकते थे, आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते थे, और इसके थ्रू आप पंच कार्ड्स को यूज़ कर सकते थे इनपुट के तौर पे। अच्छा, ये पंच कार्ड्स क्या होते हैं, इसका ज़रा आप सुन लीजिए। पंच कार्ड्स बेसिकली अर्ली जो आपके यूरोप की अर्ली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज थी, उसमें ये कार्ड यूज़ किए जाते थे डिफरेंट डेटा यूसेज के लिए। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि जब यूरोप में जो फैक्ट्री वर्कर्स होते थे, जब ये काम के लिए आते थे, तो इनके टाइम का और इनके अटेंडेंस का एक सिस्टम था, जिसमें इनको कार्ड दिया जाता था। उस कार्ड के ऊपर पूरे मंथ की डेट्स लिखी होती थी, और मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम लिखा हुआ होता था। मॉर्निंग टाइम लेट्स से 9 बजे का टाइम था,
और फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 9 o'clock, जब कोई वर्कर फैक्ट्री में आता था तो फैक्ट्री में आके वो सबसे पहले जो टाइम कीपर था उसके पास जाता था अपना कार्ड लेके। टाइम कीपर देखता था कि ओके ये टाइम पर आया है। अगर वो 1 ऑफ जनवरी को सुबह 9 बजे फैक्ट्री पे आया है तो टाइम कीपर उसके कार्ड को 1 जनवरी 9 o'clock को पंच कर देता था। इट मीन्स कि ये बंदा टाइम पे ऑफिस आया है, ठीक है, या फैक्ट्री में आया है। इसी तरह से जब वो फैक्ट्री से निकल रहा होता था तो टाइम कीपर फिर से शाम 5 बजे का जो टाइम होता था उसके ऊपर जाके कार्ड को एक बार फिर से एक पंचिंग मशीन के थ्रू उसके ऊपर एक सुराख कर देता था, पंच कर देता था, जो कि ये बताता था कि ये बंदा टाइम पे फैक्ट्री से घर वापस भी गया है। और इसी बेसिस के ऊपर उनकी फिर मंथ की सैलरी प्रोसेस की जाती थी। सो ये बेसिकली आपके पंच कार्ड्स होते थे। और ये पंच कार्ड्स मेनली यूज किए जाते थे आपकी टाइम कीपिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये थी कि एक फैक्ट्री के अंदर हजारों वर्कर्स होते थे और जो टाइम कीपर्स होते थे वो बड़े लिमिटेड सी क्वांटिटी में, वो हो सकता है 10-15 टाइम कीपर्स होते हों। अब टाइम कीपर्स के लिए इतने ज्यादा वर्कर्स का पंच कार्ड जो है उसको पंच करना डेली बेसिस पे मॉर्निंग और इवनिंग पे उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। और ये मॉर्निंग और इवनिंग तो सिर्फ दो टाइम्स है, इसके अलावा बीच में इनका ब्रेक टाइम भी होता था। उसके अंदर भी आपको कार्ड पंच करके उन लोगों को ब्रेक पे भेजना पड़ता था। तो ये जो टाइम कीपर्स होते थे इनके लिए एक बड़ा हैसल वाला काम होता था कि इतनी लंबी जो एक्सरसाइज इनको करनी पड़ती थी। तो उस मौके के ऊपर ये जो आपका एनालिटिकल इंजन है ये मशीन काम आती थी, चूंकि एक ये मशीन जो है ये जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए यूज होती थी। तो इसमें आप अपना कार्ड पंच करते थे और वो सिर्फ एक कार्ड नहीं, वो नंबर्स ऑफ कार्ड्स को एक साथ जो है वो प्रोसेस करती होती थी। सो यहाँ से इंसान की जिंदगी में जो है वो फिर इस मशीन के थ्रू आसानियां पैदा होनी शुरू। फिर उसके बाद टेबलेटिंग मशीन आ जाती है। टेबलेटिंग मशीन जो है ये भी एक पंच कार्ड बेस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसे हरमन होलरिच ने इन्वेंट किया था, जो कि एक जर्मन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने इसको 1890 में इन्वेंट किया था। ये जो मशीन टैबलेटिंग मशीन इन्वेंट की गई थी, एक्चुअली ये इन्वेंट की गई थी अमेरिका में जो मर्दमशुमारी हो रही थी, जो लोगों की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए एक एक्सरसाइज की जा रही थी। ये मशीन उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मर्दमशुमारी है, जो सेंसस है, उसको उसके स्टैट्स को कैलकुलेट करने के लिए ये मशीन जो है वो इन्वेंट की गई थी, ठीक है। और ये कैलकुलेटर जो है ये स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट कर सकता था, उसके अलावा डेटा स्टोर कर सकता था। और जो आईबीएम का पहला कंप्यूटर बना था वो इसी टेबलेटिंग मशीन के मैकेनिक्स की बेसिस के ऊपर बना था। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्क वन कंप्यूटर के ऊपर। मार्क वन कंप्यूटर जो है ये एक अमेरिकन फिजिशिस्ट थे, हॉवर्ड टेकन, उन्होंने इन्वेंट किया था। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और इसकी इन्वेंशन हुई थी 1944 में, ठीक है। ये पहला कंप्यूटर था जो कि हॉवर्ड एकिन ने आईबीएम के साथ मिलकर बनाया था, ठीक है। अच्छा, दिस कंप्यूटर कुड ऐड थ्री 8 डिजिट नंबर्स पर सेकंड। अच्छा, ये क्या चीज है, इसको इस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो कंप्यूटर था ये पूरे का पूरा कंप्यूटर एक हॉल के बराबर ये कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर क्या करता था, ये तीन 8 डिजिट नंबर्स को 1 सेकंड के अंदर ऐड कर सकता था, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। थ्री 8 डिजिट नंबर से क्या मुराद है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एक एक पहला डिजिट हो गया जिसमें पहला डिजिट हो गया जिसमें पहला नंबर है जिसमें 8 डिजिट्स हैं। ये आपका दूसरा नंबर है जिसमें 8 डिजिट्स हैं और ये आपका तीसरा नंबर है जिसमें 8 डिजिट्स हैं। इन तीनों नंबर्स को विद इन अ सेकंड, पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड के अंदर ऐड करना, ये काम सिर्फ मार्क वन कंप्यूटर कर सकता था। इतनी तेज कैलकुलेशन उस टाइम पे और किसी डिवाइस या मशीन के थ्रू नहीं होती थी, ठीक है। इवन आज के दौर में भी अगर इंसान को आप देख लें, अगर हम खुद बैठते हैं और ये तीन हम जो नंबर्स हैं, जो 8 डिजिट नंबर्स हैं, इनको अगर हम ऐड करने के लिए बैठते हैं तो हमें, मेरे ख्याल में इसमें शायद 15 से 20 सेकंड या 10 सेकंड तो लग ही जाएंगे। बट ये जो मार्क वन कंप्यूटर था ये इतना तेज था कि ये विद इन अ सेकेंड इन तीन 8 डिजिट नंबर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट आपको शो कर देता था। फिर हम कंप्यूटर जनरेशंस के ऊपर आ जाते हैं कि कंप्यूटर जनरेशंस क्या थी। कंप्यूटर हिस्ट्री कुछ इस तरह से रन हो रही है कि एक चेन की शक्ल में ये कंप्यूटर हिस्ट्री चल रही है, जो कि स्टार्ट हुई थी एबेकस से और फिर उसके बाद ये एनालिटिकल इंजन्स तक गई 19th सेंचुरी में।
और उसके बाद फिर मॉडर्न जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो आज की एज तक आपके चल रहे हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसको हम पांच हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 5 जनरेशन्स में, ठीक है। हर जनरेशन की एक अपनी अपनी इन्वेंशन है, उसके कंप्यूटर्स की एक अपने उनके कैरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जो उस टाइम पे हुई थी, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे जो पहली आपकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 के दरमियान थी, ठीक है। ये वो एज है जब आपके बेसिकली मार्क वन कंप्यूटर जो है वो उस वक्त इन्वेंट आपका हुआ था। ये जो कंप्यूटर जनरेशन है, इसमें आपके जो कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर चलते थे, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब जो है वो आपके कंप्यूटर्स की कोर टेक्नोलॉजी थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? ये जो है बेसिकली आपकी वैक्यूम ट्यूब है। ये आपको वैसे पिक्चर में देखने में छोटी लग रही है, मगर ये वैक्यूम ट्यूब्स काफी बड़ी होती थी। और उस जमाने के जो कंप्यूटर होते थे वो पूरे पूरे कमरे या पूरे एक हॉल के ऊपर इतने बड़े होते थे कि वो पूरे हॉल के अंदर आते थे, पूरे आते थे। वैक्यूम ट्यूब्स और लार्ज ग्लास कंपोनेंट्स, अच्छा, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये ग्लास की बनी हुई होती थी। और इनके अंदर से जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो पास होता था, और आपका करंट जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर से, ये शीशे की बनी हुई ट्यूब्स के अंदर से पास होता था। अच्छा, अब इन ट्यूब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक तो ये स्लो और अनरिलायबल थी, और दूसरा इनमें बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो इस्तेमाल होती थी, इनको चलाने के लिए, ठीक है? ये साइज़ में बहुत बड़ी होती थी, और इनको मैन्युफैक्चर करना भी बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महँगा काम था, क्योंकि ये शीशे की बनी हुई होती थी। और जो इनका जो रिस्क है, रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग, वो बहुत था। अब ये शीशा है, और शीशे के अंदर से जो है वो करंट पास कर रहा है, ठीक है? तो इनका जो शीशा है, इसको ओवरहीट होने का खतरा होता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता था, शीशा गर्म होके ना ओवरहीट हो जाता था, और ओवरहीट होने की वजह से आपका शीशा एट टाइम्स ब्रेक कर जाता था। और जब आपका शीशा ब्रेक कर जाता था, अगर आपकी एक भी वैक्यूम ट्यूब ब्रेक कर जाती थी, तो आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, वो आपका बिल्कुल डाउन हो जाता था। और एक कंप्यूटर सिस्टम, आप ये ज़हन में रखिए कि पूरे-पूरे हॉल्स या पूरे-पूरे कमरे पे फैला हुआ होता था, इतना बड़ा कंप्यूटर्स होते थे वो। इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती थी, वो मशीन लैंग्वेजेस के थ्रू की जाती थी, जो कि एक खुद से एक बड़ा चैलेंजिंग और लिमिटेड सा काम होता था। इनका जो इनपुट इनको दिया जाता था, वो पंच कार्ड्स के थ्रू दिया जाता था, और इनसे जो आउटपुट लिया जाता था, मीन्स के जो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हमें देते थे, वो प्रिंट आउट्स के थ्रू होता था। उस टाइम पे इनकी स्क्रीन वगैरह या ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि आप मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट देख सकें, वो आपको प्रिंट आउट की फॉर्म में एक प्रिंट निकाल के देता था। अच्छा, इस टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उनमें कुछ जो नाम कंप्यूटर्स के हैं, इनैक है, यूनिवैक 1 है, IBM 604 है, और मार्क 1 है। फिर अब हम चलते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 से लेके 1963 के दरमियान में थी। इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स जो हैं उनको वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, ठीक है? ट्रांजिस्टर जो है वो एक निहायती इनकलाबी किस्म की टेक्नोलॉजी थी, जिसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कंप्यूटर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में। ये आपके सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो कहीं पर कोई शीशे का इस्तेमाल नहीं है, मेनली जो है ये वो प्लास्टिक के या फिर मेटल के बने हुए ट्रांजिस्टर्स होते थे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक तो ये ट्रांजिस्टर्स जो है ये छोटे होते थे, फास्टर होते थे, और रिलायबल भी थे, क्योंकि इनके ब्रेकेज की पॉसिबिलिटी नहीं होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा इनके रिलायबल थे। उसके अलावा एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी थे, यानी कि इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत सस्ती होती थी। और उसके अलावा ये एक इंतहाई स्पीड के अंदर प्रोसेसिंग करते होते थे, और इनके अंदर मेमोरी कैपेसिटी भी थी। ये अपने अंदर मेमोरी को भी सेव कर सकते थे, जो आप इनको प्रोग्रामिंग या जो कोई आप इनको इन्फॉर्मेशन देते थे, तो इनके अंदर वो सेव करने की ऑप्शन भी होती थी। अच्छा, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मशीन लैंग्वेज से जो है वो एडवांस करके असेंबली लैंग्वेजेस पे चली गई, और हाई लेवल लैंग्वेजेस का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें फोर्ट्रान है, जिसको हम फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, या फिर कोबोल है, जिसको हम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। ये दो अर्ली एज की लैंग्वेजेस थी, फोर्ट्रान और कोबोल, जिनके अंदर हमने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की।
इनका इनपुट आउटपुट मेथड जो है वो उनमें पंच कार्ड्स भी शामिल थे, मैग्नेटिक टेप्स भी शामिल थी और डिस्क्स भी शामिल थी। मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं ये बेसिकली अगर आपने अर्ली एज में अगर देखा हो तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती थी या जो वीडियो कैसेट होती थी उसकी जो टेप है वो बेसिकली उसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी एग्जांपल्स में यूनिवैक 2 है, IBM 7030 है और CDC 1604 है। फिर हम चलते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तरफ जो कि 1963 से लेके 1971 तक थी। इस कंप्यूटर जनरेशन के अंदर हमने एक नई डेवलपमेंट देखी जिसमें ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, जिन्हें आईसी भी बोला जाता है। अगर आप देखें तो ये एक जो लेग है ये बेसिकली एक ट्रांजिस्टर हुआ करती थी, ये एक लेग दूसरा ट्रांजिस्टर हुआ करती थी, ये तीसरा ट्रांजिस्टर हुआ करती थी। बट इन सारे ट्रांजिस्टर्स को हम लोगों ने एक बेस के ऊपर कन्वर्ट करके हमने पूरे का पूरा एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया। ठीक है, इन सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने इकट्ठा किया और एक ही चिपसेट में ऐड करके हमने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया। तो इस वजह से हुआ क्या सीन के एक तो ये कंप्यूटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे भी हो गए और सेकेंडली इनकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई। पहले एक ट्रांजिस्टर था जिसकी स्पीड तेज़ थी, अब इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक साथ मिलके एक आईसी में जब इकट्ठे हुए तो इनकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और ये और ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स थे और इन कंप्यूटर्स के साथ पहली बार कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का एडिशन किया गया ताकि आप मॉनिटर्स के ऊपर किसी चीज़ को देख भी सकें, ठीक है? और उसके अलावा आप कीबोर्ड के थ्रू जो है वो इनपुट दे सकें। वो इनपुट जो पहले आप पंच कार्ड्स के थ्रू देते थे, अब आप उसको कीबोर्ड के थ्रू देना शुरू हो गए। ये कंप्यूटर जो हैं, ये आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही वक़्त में एक साथ रन करने के काबिल ये कंप्यूटर थे। जिसकी वजह से इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। अ, इसमें आप पहले जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर एज़ सच आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर इनपुट का जो प्रोसेस था वो पंच कार्ड के थ्रू होता था। बट इन डिवाइसेज़ में ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें आप कई एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते थे। इनकी एग्ज़ाम्पल्स में IBM 360 है, CDC 6600 है। ये IBM सिस्टम 360 है, ये काफ़ी साइज़ में बड़ा था। और ये CDC 6600 है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये देखिएगा कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है या वाइडली रिगार्ड जैसे किया जाता है, वो CDC 6600 को किया जाता है। दिस CDC 6600 वाज़ क्रिएटेड बाय सेमुर क्रे और ये रिलीज़ हुआ था 1964 में बाय कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। जो कंपनी थी CDC उसका नाम कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन था और उन्होंने ये पहला CDC 6600 कंप्यूटर इन्वेंट किया था जिसे आज तक रिगार्ड किया जाता है कि इट यूज्ड टू बी अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फिर फोर्थ जनरेशन आ जाती है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है ये 1971 से लेके आज तक है। इस जनरेशन के अंदर हमने एक डेवलपमेंट जो देखी वो ये थी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से आईसी से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई माइक्रो प्रोसेसर्स पर जिसे हम प्रोसेसर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर है। अगर आपने कभी कंप्यूटर या लैपटॉप खोल के देखा हो तो उसके मदरबोर्ड के ऊपर इस तरह का एक प्रोसेसर लगा होता है। ये बेसिकली वो सर्किट है जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर लगा होता है। ये आपका सिलिकॉन का बना हुआ एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है? अच्छा, ये जो प्रोसेसर्स होते थे, इनको हम इंटीग्रेट करते थे पूरे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जो बेसिकली मदरबोर्ड है, उसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करते थे ऑनटू अ सिंगल चिप। ये वो चिप है जिसके ऊपर इसको इंटीग्रेट किया जाता है, मीन्स इसको इंस्टॉल किया जाता है। यूजिंग एलएसआई एंड वीएलएसआई, ठीक है? एलएसआई होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है? इनके थ्रू हम लोगों ने प्रोसेसर्स को जो है वो सिंगल चिपसेट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करना शुरू किया जिसकी वजह से क्या हुआ देख लेते हैं। एक तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही एक्सेप्शनल हो गई। आजकल के कंप्यूटर आप देख लें कि किस स्पीड में वो काम करते हैं। कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। अब आपके पास लैपटॉप भी है, इवन कि आपके पास पाम टॉप भी होते हैं, लैपटॉप्स भी होते हैं, डेस्कटॉप भी होते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की जो आपकी एक कैपेसिटी थी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। एडवांस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़, ठीक है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? ये जो आपका पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये पूरा आपका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वो इंटरफेस
जिसके साथ इंटरैक्ट करते हुए यूजर जो है कोई काम कर रहा है और ग्राफिक्स को वो देख रहा है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर आपके मुख्तलिफ आइकन्स आ रहे होते हैं, आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ये बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में ये ब्लैक एंड व्हाइट भी होता था, उससे पहले जो है ग्राफिकल इंटरफेस आप देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में मॉनिटर ही नहीं होते थे। जब मॉनिटर आए तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने एडवांसमेंट शुरू की ग्राफिकल जीयूआई ने, करते करते आज जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उस तरीके से इसको देख रहे हैं। कि जो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज थी वो काफ़ी इसकी वजह से जो है वो इन्हेंस हुई। अच्छा, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज क्या है? आपके जो वीजीएस होते हैं, वीडियो ग्राफिक कार्ड है, आपके ऑडियो कार्ड्स होते हैं, आपके प्रिंटर्स हैं, आपके स्कैनर्स हैं, के स्पीकर्स हैं, हेड गियर्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इन प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनके अंदर काम आपको आती थी। ये जो जनरेशन है, इसके जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, जिसमें आपके सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन, और उसकी इस तरह की बेतहाशा नई जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है वो इसमें आजकल यूज होती हैं। ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जिस तरह से आपके लैपटॉप हो गए, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, आपके पाम टॉप्स हो गए, ये आप लेके इनको कहीं भी जा सकते हैं। आप पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स को अगर देखें तो जो पूरे-पूरे हॉल के अंदर एक कंप्यूटर होता था, उसको आप उठा के कहीं लेके नहीं जा सकते थे। बट आज के दौर में आपका जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, वो हैंडहेल्ड डिवाइस है, वो आप उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक तो इंटेल पेंटियम सीरीज़ थी, आईबीएम थिंकपैड था, एप्पल मैकबुक प्रो है, डेल इंस्पिरियन है, और इस तरह के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स थे। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखिएगा कि जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, वीएलएसआई, जो ऊपर हमने अभी देखा, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से आपके रूम साइज के कंप्यूटिंग ब्रेन्स जो हैं, उनको एक छोटे से सिलिकॉन चिप के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, और ये जो बेसिकली आपका प्रोसेसर होता है, ये आपके अंगूठे के बराबर तकरीबन होता है, ठीक है। तो कहाँ आप देखें कि अर्ली 1940s में आपका कंप्यूटर पूरे एक हॉल या कमरे के बराबर होता था, और कहाँ आज वो श्रिंक होके बिल्कुल एक छोटे से जो है वो अंगूठे के बराबर जो प्रोसेसर है उसके अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को। आजकल के दौर में आपके जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं, ये बेसिकली आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, और फ्यूचर भी इन्हीं कंप्यूटर्स का है। फ्यूचर में भी आपको ये कंप्यूटर्स नजर आएंगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एडवांस जनरेशन है, और इसका ज्यादातर फोकस जो है वो दो लैंग्वेजेस के ऊपर है। एक आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, और दूसरा है नेशनल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनपीएल। आजकल के दौर में हम जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली हाइब्रिड है, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का। हाइब्रिड मींस के उसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको जरा देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, इस जनरेशन के फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, ये लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं अपने तौर पे, बगैर किसी के कहे, ठीक है। तीन चीजें इसमें, एक तो ये लर्निंग करते हैं, जिसे हम मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग जो है बेसिकली लॉजिक्स की बात होती है, ठीक है। ये खुद ही लॉजिक सप्लाई करते हैं, और खुद ही उन लॉजिक्स की बेसिस के ऊपर कोई आउटपुट जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर आप इनको कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो ये आपको इंडिपेंडेंटली अपनी ही लर्निंग की बेसिस के ऊपर, अपने ही इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, ये आपको इंडिपेंडेंटली वो चीज़ खुद से सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। जितना भी आपका जो एआई है, ठीक है, जनरेटिव एआई हो गई, ये सारी की सारी जो आपकी, ये बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग इन सिस्टम्स को ये अलाउ करती है कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आज अगर आप देखें तो आप चैट जीपीटी के ऊपर जाके किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं है, चैट जीपीटी आपको सारी कोडिंग खुद बना के देता है। आपने सिर्फ चैट जीपीटी को अपना प्रॉब्लम बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट,
और चैट जीपीटी उसके ऊपर आपको सारी की सारी कोडिंग वगैरह सब कुछ करके दे देता है। चैट जीपीटी आज आपको वेबसाइट्स भी डेवलप करके दे देता है। चैट जीपीटी के थ्रू आप बेतहाशा एक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई मॉडल है, ठीक है। और ये सारी की सारी जितने भी चीजें परफॉर्म करता है, आप जो इसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं उनके थ्रू ये ऑटोमेटिकली या इंडिपेंडेंटली खुद से हल करता है। और कॉम्प्लेक्स टास्क जो है उनको भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन चैट जीपीटी को एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सेल शीट जो है वो इनपुट की, और उसको मैंने कहा कि जी मुझे इसके ऊपर कुछ फार्मूलाज डिजाइन करने हैं, अपने फार्मूलाज खुद से डिजाइन करने हैं। मैं एक्सेल के फार्मूलाज हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहता। तो मैंने चैट जीपीटी को एक इंतहाई बड़ी किस्म की एक्सेल फाइल थी, वो उसमें बेतहाशा डेटा था, वो उसको मैंने दी और उसको मैंने कहा कि मुझे ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, इनके हवाले से मुझे डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं एक्सेल के वो मुझे डिजाइन करके दो। और फिर मुझे उनका आउटपुट भी चाहिए कि जो मुझे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उन फार्मूलाज के इनपुट के बाद मुझे वो रिजल्ट भी दो। तो चैट जीपीटी ने आई थिंक मैक्सिमम भी 30 to 40 सेकेंड्स में ना सिर्फ एक्सेल के फॉर्मूला खुद से डिजाइन किए, बल्कि उसने मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के तमाम आंसर्स भी निकाल के सारा कुछ उसने मुझे दे दिया। तो मीन्स कहने का ये मतलब है कि आप इस तरह के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स टास्क जो हैं वो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसमें आपके वॉइस रिकग्निशन और जेस्चर कंट्रोल्स भी हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। वॉइस रिकग्निशन ये है कि आप अपनी डिवाइस को, बेशक वो आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आप अपनी डिवाइस को वॉइस के थ्रू कुछ कमांड्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आजकल आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर डायलिंग करते हैं, तो हे सिरी कह के या फिर हे गूगल कह के आप डिफरेंट कमांड्स उनको दे सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जेस्चर कंट्रोल्स भी होते हैं। जेस्चर कंट्रोल्स का मतलब ये है कि आप अपने हाथ, अपने फेस की मूवमेंट की बेसिस से, मूवमेंट के थ्रू जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल आपका जो फेस रिकग्निशन के थ्रू मोबाइल फ़ोन अनलॉक होना, लॉक होना, ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह डिफरेंट आपके जो हैं ऑडियो कंट्रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू की गाड़ियाँ जो हैं उसके अंदर बीएमडब्ल्यू जो एक्स3 है, उसके अंदर ये ऑप्शन है कि जी आप अपने हाथ की उँगली के जेस्चर के ऊपर उसकी जो ऑडियो है, साउंड ऑडियो जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका प्लेस सिस्टम है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज अपनी उँगली को अगर आप रोटेट करते हैं उसकी स्क्रीन के सामने, तो वो वॉल्यूम को ऊंचा कर देता है। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को अगर आप सर्कल में मूव करते हैं, तो वो वॉल्यूम को बिल्कुल लो कर देता है। और अगर आप उसके सामने अपने हाथ रखते हैं, उसके स्क्रीन के सामने अपने हाथ शो करते हैं, तो वो उसको म्यूट कर देता है। इसी तरह से आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें अगर आप कभी सेल्फ़ी ले रहे हो, तो एट टाइम्स ये होता है कि सेल्फ़ी लेना इटसेल्फ़ आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपना हाथ या अपना पाम जो है मोबाइल की स्क्रीन को दिखाते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली आपकी सेल्फ़ी ले लेता है। बट अगेन वो ऑप्शन आपको पहले ऑन करना पड़ता है। तो ये बेसिकली आपके मुख्तलिफ वॉइस और जेस्चर कंट्रोल्स हैं, जो कि आजकल के दौर में बड़े कॉमन हो चुके हैं। फिर इसके अलावा आपके डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, रोबोट्स हैं, जिन्हें मुख्तलिफ साइंटिफिक फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। आज बाहर की दुनिया में रोबोट्स जो हैं वो ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, इंसानों के ऑपरेशन कर रहे होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं। उसके अलावा वो जो इंजीनियरिंग की फील्ड है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है, उसके अंदर आप रोबोट्स का बहुत इस्तेमाल देखेंगे, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर डिफरेंट जो है वो मैप्स बन रहे हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं, वहाँ पर रोबोट्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर अभी आप फॉर एग्जांपल देखें, अगर टोयोटा या होंडा मोटर्स को आप देखें, तो इनके जो जापान के अंदर जो असेंबली पॉइंट्स हैं, जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के जो असेंबली पॉइंट्स हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स का, रोबोट्स का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। टोयोटा कंपनी जो है वो उसकी जो एक गाड़ी जो मैन्युफैक्चर होती है, जब वो असेंबली प्लांट के ऊपर आती है मैन्युफैक्चर होने के लिए, तो वो एक एंड से जब शुरू होती है तो दूसरे एंड तक जाते हुए उसको यानी कि कंप्लीट रेडी होते हुए इट टेक्स 45 मिनट्स। मैक्सिमम 45 मिनट्स में एक पूरी गाड़ी असेंबल होकर तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बेसिकली काइजन मैनेजमेंट और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो गाड़ी की प्रोडक्शन टाइम है उसको 45 मिनट्स तक वो ले आए। और अगेन ये सारे का सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि हमने कंप्यूटर सिस्टम्स को निहायत ही एडवांस स्टेज पे जाके वहां पर हमने उनको इनोवेट किया।
इसी तरीके से आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो मेडिसिन्स में और इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अ, आजकल के दौर के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से आपकी अमेज़न एलेक्सा है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, आईबीएम का वॉटसन है, गूगल डीप माइंड है और इस तरह के डिफरेंट और भी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको मज़े का एक फैक्ट बताऊँ कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है बॉस्टन डायनामिक्स। बॉस्टन डायनामिक्स ने एक ह्यूमनॉइड जो है वो इन्वेंट किया है, बनाया है जिसका नाम है एटलस। ह्यूमनॉइड होता है कि इंसान के साइज़ के बराबर का एक रोबोट होता है, ठीक है? तो बॉस्टन डायनामिक्स ने एक ह्यूमनॉइड इन्वेंट किया है जिसका नाम एटलस है और ये जो ह्यूमनॉइड है ये आजकल बहुत फेमस हुआ हुआ है क्योंकि ये इंसान की तरह भाग भी सकता है, जंप भी कर सकता है और बगैर किसी गलती किए जो बैक जंप होती है, बैक फ्लिप होती है, ये वो भी कर सकता है। तो आप यूट्यूब के ऊपर जाइएगा, बॉस्टन डायनामिक्स एटलस की सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि ये जो रोबोट है ये क्या-क्या कारनामे सर अंजाम दे सकता है। अ, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। आप एक काम कीजिएगा कि ये जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है इसको आप एक बार अपनी बुक के साथ भी टैली कीजिएगा, गौर भी कीजिएगा। आपके अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा कवर करेंगे और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।